रहीम स्टार्ट करते हैं। आज हम CS 304 फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे और ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों के लिए है। एट द एंड ऑफ द क्लास आपको इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर जाके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, लेकिन पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कोशिश ये करूंगा कि एमसीक्यूज जो ज़्यादा प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करूँ, ताकि आपको प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन है आप उसमें बेस्ट परफॉर्म कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। A base class method या base class member or method that is alternatively defined in a drive class is known as overriding। अच्छा देखो, overriding के कॉन्सेप्ट को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल दोनों का पेपर है। देखिए जी, हमने इसका एक छोटा सा जो है ना वो प्रैक्टिकल किया था जब हम रेगुलर क्लासेस कर रहे थे, तो मैं आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर जाके इसको समझाने की कोशिश कर। ओके, देखिए CS 304 के प्रैक्टिकल के अंदर जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा ना वो ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोग्रामिंग का होगा। एमसीक्यूज तो थ्योरेटिकल होंगे ही होंगे, लेकिन हम साथ साथ इसको प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से भी समझ लेते हैं। दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के। ये जो एमसीक्यूज है ना कि बेस क्लास किसको कहते हैं? पेरेंट क्लास को। ठीक है, जो पेरेंट क्लास होती है ना उसको हम बेस क्लास कहते हैं, और जो चाइल्ड क्लास होती है उसको हम ड्राइव क्लास कहते हैं। अब ये कहता है कि ऐसा मेथड जो अल्टरनेटिवली यानी कि चेंज किया जाए ड्राइव क्लास में, उसे क्या कहा जाता है? उसे ओवरराइडिंग कहा जाता है। ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर ये बात का ख्याल रखना कि बेस क्लास और ड्राइव क्लास के अंदर कोई भी चीज जो है ना वो सेम नहीं होती है। लेकिन जो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये दो पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते होते हैं, तो देखो ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि आप सेम नंबर ऑफ फंक्शन को ऐड कर रहे हैं विद इन अ पेरेंट क्लास या चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये सिंपल सा ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप ये देखो, आपने क्या किया, आपने एक कैलकुलेटर नाम की क्लास बना ली। अब क्लास में पब्लिक पार्ट में मैंने कहा ओवरलोड मेंबर फंक्शन, देखो दो इंटीजर्स के साथ। ओवरलोडिंग का ये मकसद है कि मैंने पहले कहा दो है, फिर उसके बाद मैंने कहा तीन है, यानी कि बिल्कुल एज इट इज सेम चीज है, लेकिन कर क्या रहा हूं? एक नए फंक्शन को ऐड कर रहा हूं। इसे ओवरलोड कहा जाता है। और अगर यही पार्ट आपके चाइल्ड और पेरेंट क्लास के दरमियान होता तो उसे ओवरराइड कहते। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, वक्त में आपको मजीद समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये ओवरराइडिंग की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। अच्छा, आगे भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है कि इफ अ क्लास डी हैज बीन ड्राइव मतलब चाइल्ड क्लास यूजिंग प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस की टाइप्स है जनाब, तीन तरह की इनहेरिटेंस होती है। एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट, और एक होती है प्रोटेक्टेड। देखो, पब्लिक वो पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा जो डेटा पड़ा होता है वो पब्लिकली होता है। ठीक है, पब्लिकली से मुराद कि हम उसको किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट पार्ट वो डेटा होता है जो सिर्फ विद इन क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं, जबकि प्रोटेक्टेड जो होता है ना वो विद इन पब्लिक एंड प्राइवेट के दरमियान फॉल कर रहा होता है। तो अगर क्लास डी जो है वो ड्राइव क्लास है यूजिंग अ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस फ्रॉम क्लास बी, क्लास डी जो है वो इनहेरिट हुई हुई है क्लास बी से। इनहेरिट का मतलब होता है कि विरासत में या उसके साथ अटैच है, जुड़ी हुई है। ठीक है, देन पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ बी कैन बी एक्सेस बाय द मेंबर ऑफ फंक्शन। क्योंकि देखो, इनहेरिटेंस का मतलब बिल्कुल इस तरह होता है कि जैसे हम इसको जमीन जायदाद की फॉर्म में समझते हैं, वहां से आपको ज्यादा आसान है समझाना कि हम कहते हैं ना कि इस बंदे को इसकी विरासत में जगह मिली हुई है। तो जस्ट लाइक दैट कि अगर क्लास बी इनहेरिट है यानी कि अटैच हुई हुई है क्लास सी के साथ या क्लास डी के साथ, तो क्लास बी क्या कर सकती है? एक्सेस कर सकती है उस मेंबर फंक्शंस को। तो कैन बी एक्सेस आपका राइट ऑप्शन है। सिंपल पेपर के पर्सपेक्टिव से इस तरह की चीजें लॉजिकल आती हैं आपके CS 304 के कॉन्सेप्ट के लिहाज से, तो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो। पेपर में ये तीन आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, आपने इसको भी एक्सप्लेन करना होगा। उसके आगे इन प्राइवेट, देखो वही बात आ गई ना कि इन प्राइवेट इनके इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइवेट पार्ट में व्हाट ओनली मेंबर फंक्शंस एंड फ्रेंड क्लासेस या ड्राइव क्लास कैन कन्वर्ट पॉइंटर और रेफरेंस डिजायर्ड ऑब्जेक्ट टू दैट पेरेंट क्लास। आपने ये बताना है कि ऐसा कौन सा मेंबर फंक्शन है जो क्या करता है, या फ्रेंड क्लासेस हैं जो रेफरेंस या ड्राइव ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास में कन्वर्ट करती हैं। तो देखो, ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस का मतलब सिंपल ये होता है कि आपके पास एक बेस क्लास है जिसको पेरेंट क्लास कहा जाता है,
और दूसरी आपके पास एक ड्राइव क्लास है जिसको चाइल्ड क्लास कहा जाता है। चाइल्ड क्लास को आप अटैच करते हो पेरेंट क्लास के साथ, तो इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इन जनरल अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद इन डेप्थ जाके अंडरस्टैंड करें तो हम इसको वर्ड में अंडरस्टैंड करते हैं, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, चूंकि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इसी वीडियो में आपकी होंगी, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा कुछ एक ही उसमें क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो देखें, आप इसको इस तरह समझें कि फर्ज करें कि मैंने क्या किया, मैंने एक पर्सन नाम की क्लास बना ली। हम इस तरह से क्लासेस बनाते हैं, यहाँ पे आपके ऊपर क्लास का नेम होता है, यहाँ पे आपके पास जो है ना उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, और यहाँ पे आपके पास क्लास का बिहेवियर होता है। फर्ज करो मैंने कहा पर्सन की एक क्लास है। अब पर्सन की क्लास के साथ मैंने यहाँ पे नेम लिखा, एड्रेस लिखा, और यहाँ पे लिखा वॉक, यहाँ पे लिखा ईटिंग। ठीक है, अब देखो पर्सन तो कोई भी हो सकता है ना, एक स्टूडेंट एक पर्सन है, इसको हम STD कह देते हैं, दैट स्टैंड फॉर स्टूडेंट। एक डॉक्टर है, वो भी एक पर्सन है। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, टीचर, वो भी एक पर्सन है। देखो अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि ये सारी की सारी इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं। चाइल्ड क्लासेस क्यों है, क्योंकि पर्सन तो हर बंदा है ना, डॉक्टर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, पायलट हो, XYZ कोई भी चीज हो, कोई भी बंदा हो। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास इनहेरिटेंस का। अब इनहेरिटेंस का फायदा क्या है कि मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं अपने कॉन्सेप्ट को, अपने कोड को रीयूज कर रहा हूं। तो अगर रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो वो इनहेरिटेंस में आएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है कि प्राइवेट के अंदर ऐसा कौन सा मेंबर फंक्शन है जो आपकी ड्राइव क्लास को आपकी पेरेंट क्लास के साथ रेफर करता है या उसको जोड़ता है। सिंपल वो इनहेरिटेंस का फंक्शन है। फिर ये देखो, ये इस तरह के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आ सकते हैं कि कंसीडर करें जी फॉलोइंग स्टेटमेंट इंट आई अरे स्टैटिक 5। ये अरे को लिखने का तरीकेकार है। इंट का मतलब है ये मेरी डेटा टाइप है, दैट मींस कि मेरा जो डेटा है वो किस कैटेगरी का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। आई अरे ये मेरी अरे का नाम है, और उसके आगे जो हमारे पास इस तरह की ब्रैकेट्स होती है ना, इन ब्रैकेट्स में जो भी आप फिगर लिखते हो वो आपकी मेमोरी के सेल्स को ले लेता है। जैसे मैंने कहा मुझे 5 सेल चाहिए, यहाँ पे उसने 5 लिख दिया। फिर हमने कहा इंट स्टैटिक, ये क्या कर रहा है, ये पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू आई अरे। अब पॉइंटर्स को हमने असाइन कर दी क्या, वैल्यू आई अरे के साथ। लेकिन यहां पे देखो इंट है, तो ये क्या करेगा, ऑप्शन देखो क्या कहता है कि एरर इन फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई एरर है, एरर इन सेकंड स्टेटमेंट, या बोथ स्टेटमेंट्स, या नो एरर इन बोथ स्टेटमेंट्स। अगर आप गौर करो तो आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि इंट आई अरे 5, यहां तक तो बात ठीक है, यानी ये नहीं हो सकता। फिर इंट स्टैटिक पीटीआर, ये भी बात ठीक है, लेकिन आपने इसको इनिशियलाइज किया सिर्फ अरेज के साथ, तो यहां पे ये सिंटैक्स एरर जो है वो आ सकता है। तो ये वाला इसका गलत होगा। इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ये वाला बनेगा कि अरे इन एरर इन द सेकंड एलिमेंट। ये सेकंड एलिमेंट के अंदर एरर है। आपको यहाँ पे मेमोरी का सेल्स का कॉन्सेप्ट बताना था, अरे के साथ उसको इनिशियलाइज नहीं करना था। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। उसके आगे कंसीडर करें जी फॉलोइंग डेफिनेशंस को। देखो टेम्पलेट बना लिया एक क्लास का, और क्लास बना ली XYZ की। क्या हो रहा है, इट्स डिफाइन अ क्लास टेम्पलेट। सिंपल है ना, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिख रहा है कि आपने एक क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है जी, टेम्पलेट, और क्लास को आपने क्या कह दिया, फॉर एनी डेटा टाइप। कोई आपने डेटा टाइप यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है। हाँ, अगर आप यहाँ पे कोई डेटा टाइप दे देते जैसे लेट्स सपोज इंट, तो फिर इंटीजर आ जाना था। लेकिन आपने कोई डेटा टाइप नहीं दी हुई, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे किसी भी डेटा टाइप के साथ वो क्लास बना रहा है। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। उसके आगे टेम्पलेट बना लें क्लास वेक्टर वॉइड स्टैटिक, ये आपका पॉइंटर बन जाता है। फिर वॉइड स्टैटिक, स्टैटिक ये जो डबल स्टैटिक है ना, ये डबल पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट हैं। आपने कहा वॉइड एंड स्टैटिक। अच्छा देखो, ये जो एंड स्टैटिक है ना, या एंड और रेफरेंस है, ये आपका एक साथ यूज हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसके ऑप्शंस को पढ़ें तो अच्छा देखो, इसमें ये सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है। वो क्या कह रहा है, टेम्पलेट क्लास वेक्टर वॉइड, वो सारे के सारे वेरिएबल्स के लिए करेगा, यानी सारे वेक्टर ऑफ द पॉइंटर्स के लिए करेगा। ये फर्स्ट वाला इसका राइट ऑप्शन है। दिस स्पेशलाइजेशन कैन बी यूज्ड एज द कॉमन इंप्लीमेंटेशन फॉर ऑल द वेक्टर्स ऑफ द पॉइंटर्स। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन है, ये वाला इसका राइट ऑप्शन नहीं है। ये बाकी दो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें वो नॉन सेंसिटिव बातें कर रहा है कि कैन देन डबल टाइप पॉइंटर। तो डबल टाइप पॉइंटर तो उसने वॉइड के साथ इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो वो यहाँ पे ये नहीं हो सकता। उसके आगे देखें,
तो टेम्पलेट फंक्शन यूज डैश देन ऑर्डिनरी टेम्पलेट, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सिंपल आपको वो दे रहा है उठा के लाइन है। तो ये आपकी क्या है कि जो टेम्पलेट फंक्शन होते हैं ना वो लेस मेमोरी यूज करते हैं देन द ऑर्डिनरी फंक्शन, तो लेस ही इसका आंसर है। उसके आगे जनाब वेक्टर्स सर्टेन कंटिन्यूस एलिमेंट्स रिस्टोर्ड इज, जो वेक्टर्स हैं कंटिन्यूस एलिमेंट्स हम स्टोर करते हैं वो अरेज की फॉर्म में होते हैं। अगर आप बाकी ऑप्शन देखो ना तो देखो वेरिएबल्स की फॉर्म में आपका डेटा स्टोर तो होता है लेकिन वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता ना। कंटिन्यू का मतलब तो ये होता है कि जैसे एक ए वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करता हूँ 10, तो वेरिएबल इसमें नहीं हो सकता, फंक्शन तो कभी भी नहीं हो सकता, और डेटा टाइप आपको पता है इंट है, फ्लोट है, चार है, तो यही आंसर है इसका अरेज। ठीक है, उसके आगे एन एसटीएल एल्गोरिथम, ये हमने आखिरी लेक्चर्स में पढ़ा था अमूमन कल वाली क्लास में। एसटीएल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एल्गोरिथम है, ये क्या करती है, ये स्टैंड अलोन फंक्शन है जो कि कंटेनर्स के साथ ऑपरेट करता है। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट वन जनाब, इसमें अगर हम देखें तो वेक्टर वी आपके पास विद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लो। कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, देखो कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि आपने मेमोरी को अगर गेट करना है तो वो कंस्ट्रक्टर करेगा, और मेमोरी को अगर वापस करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो वो डिस्ट्रक्टर करेगा। डिस्ट्रक्टर का इस तरह मद्दा वाला साइन होता है जिसको नेगेशन कहते हैं। हमने ये कहा कि वेक्टर वी जो है ना वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता है अनदर वेक्टर डब्ल्यू, इसी के साथ कंस्ट्रक्टर जो साइज है वो 11 है, और ये इंसर्ट करता है 3 एलिमेंट्स को ईच ऑफ दीज वेक्टर्स व्हेन वी पुश बैक। जब आप पुश बैक जाओगे और साइज मेंबर फंक्शन के साथ काम करोगे तो क्या होगा, देखो पुश बैक का मतलब क्या है, पहले 11 था और फिर उसने क्या किया, 3 किया। ठीक है, तो पुश बैक का मतलब कहता है किस v और w के लिए कितना है। आंसर इज वेरी सिंपल, w को देखो पहले वो किसके साथ डिफाइन कर रहा था, 11 के साथ डिफाइन कर रहा था, और 3 को वो किसके साथ डिफाइन कर रहा है, वेक्टर v के साथ डिफाइन कर रहा है, इसने बताया हुआ है, ये देखें। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है कि 3 फॉर v है और 11 फॉर w है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपने ऊपर से लॉजिक पढ़नी है और आपने इसको आंसर कर देना है। उसके आगे द कॉपी एल्गोरिथम, आपको नाम से पता लग रहा है कि जो कॉपी एल्गोरिथम है वो क्या करता है, वो रिटर्न करता है। लेकिन याद रखना कॉपी एल्गोरिथम आपको वो नंबर या वो एलिमेंट रिटर्न करेगा जो कि लास्ट एलिमेंट होगा पास्ट वन पे। ठीक है, तो ये वाला इसका, ये सिंपल से आपको जो लास्ट वाले लेक्चर्स बताए हैं उन्हीं से सिर्फ थ्योरीज उठा के दे रहा है, इसमें ऐसे समझाने वाला कोई काम नहीं है। द नेक्स्ट वन, यूजिंग कैच ब्लॉक इज इनकरेक्ट ऑर्डर। जो कैच ब्लॉक होता है वो इनकरेक्ट ऑर्डर में कब होता है, जब वो लॉजिकल एरर में जाता है। हाँ, ये बातें आपको बताना बहुत जरूरी है कि लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं। देखो लॉजिकल एरर का सिंपल सा ये मकसद या मतलब होता है कि हमने ये करना है कि अगर मुझे, जैसे फर्ज करें मैं कहता हूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी मैंने एक बच्चे से कहा कि अच्छा आप मुझे ना एक ऐसा प्रोग्राम लिख के दो जो क्या करे, मैं उसमें नंबर्स को ऐड करूं, सॉरी नंबर्स को इंसर्ट करूं और मुझे मल्टीप्लाई कर दे। लेट्स सपोज 2 3s आर 6, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास आंसर 5 आए। तो मैंने क्या करना था, मैंने गलती से क्या किया, प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। अब लॉजिकल एरर जो होता है ना, इसके अंदर हमारा प्रोग्राम चल तो रहा होता है लेकिन हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जवाब नहीं दिया जा रहा होता। तो लॉजिकल एरर को फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आपका कैश ब्लॉक इनकरेक्ट ऑर्डर में चला जाता है तो आपकी लॉजिक काम कर रही होती है, आपके पास आउटपुट आ रहा होता है लेकिन आपको करेक्ट आउटपुट नहीं मिलता, उसे लॉजिकल एरर कहते हैं। सिंटैक्स एरर आपका ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ द एरर होता है जिसमें आप सेमी कोलन या कोलन लगाना अगर भूल जाते हैं तो वो सिंटैक्स एरर जो है वो बन जाता है। उसके आगे देखें, द प्रॉपर्टी इन विच एग्जिस्टिंग क्लास इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ न्यू क्लास। आपने बताना है जनाब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर आपकी एग्जिस्टिंग क्लास जो है वो मॉडिफाई करती है किसी न्यू क्लास को, तो उसे क्या कहा जाता है, तो जनाब उसको हम जो है वो इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, इनहेरिटेंस है। देखो इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम एक एक क्लास को यानी बेस क्लास को जोड़ते हैं किसी ड्राइव क्लास से, तो ये इनहेरिटेंस है, ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं आएगा, इनहेरिटेंस आएगा। इसको भी हटा दें हमने, इसका आंसर ये इनहेरिटेंस ही होगा। उसके आगे जनाब दिस पॉइंटर, सिंपल लॉजिक है। दिस पॉइंटर क्या काम करता है, देखो ये आपको रिटर्न करता है आपके प्रीवियस ऑब्जेक्ट को। इसको बिल्कुल ऐसे समझ लो कि मैं कहता हूं दिस कॉन्सेप्ट, कौन सा, जो बता चुका हूं। तो ये क्या करता है, रेफर करता है आपके प्रीवियस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये बड़ा एमसीक्यूज है ना, वो रिपीटेड है, 12 दफा रिपीट है, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके आगे जनाब क्या कहता है कि अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोग्राम एंटिटी
बाय डिफाइनिंग इट्स पर्सपेक्टिव इज नोन एज। आपने बताना है कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं एक प्रोग्राम एंटिटी में जिसमें हम उसकी पर्सपेक्टिव यानी कि उसकी रिलेशनशिप्स वगैरह डिफाइन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसको क्लास कहा जाता है, बिहेवियर नहीं कहा जाता, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को हम एक क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, फंक्शंस नहीं होता, स्टेट्स भी नहीं होता, तो ये गलत मार्क किया हुआ है। बिहेवियर क्लास का बिहेवियर होगा, ये गलत कह रहा है आपको। उसके आगे C2 प्लस C1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें समझाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। देखो मैंने कल एक आपके साथ शायद ग्रुप के अंदर लिंक शेयर किया था, मैं अभी आप रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ अलावा जो ये यूट्यूब पे लोग सुन रहे होंगे उनके साथ भी शेयर कर देता हूँ। वहां से आपका कंफर्म कुछ 4-5 MCQs आते होते हैं, तो आप लोगों ने वो नहीं छोड़ना। सो लेट्स गो टू दैट। ओके, ये आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें पेपर में क्या पूछता है मैं आपको स्क्रीन पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, और मेक श्योर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हुए तो ले लीजिएगा। देखें ये जो सारे के सारे साइंस आपको नजर आ रहे हैं ना, जिसमें न्यू है, डिलीट है, न्यू, और ये जो ब्रैकेट्स आ गई विद ब्रैकेट्स डिलीट, ये सब साइंस ये ओवरलोड किए जा सकते हैं। पेपर के अंदर ये आता है, जैसे लेट्स सपोज वो स्पेशली ये न्यू डिलीट और ये जो एंड वाला साइन है पेपर में, ये मोस्ट रिपीटेड आपका एमसीक्यूज है। वो आपको ये देता होता है कि क्या हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं, आपने ये बताना होता है। यानी क्वेश्चन इसका इस तरह होता है कि एंड इज ओवरलोडिंग, या इसको हम ओवरलोड कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। या पेपर में इस तरह दे देगा कि ओवरलोड ऑपरेटर कौन कौन से किए जा सकते हैं, तो एक आपके पास या तो ठीक होगा, 3 गलत होंगे। या वो कहेगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग में बताएं ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते, तो उसके अंदर भी कुछ ऑपरेटर है जो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आप ओवरलोड कर सकते हो। इसको अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लो। न्यू डिलीट एंड है, इसको हम पावर साइन कहते हैं, ये मोड का साइन है, ठीक है, ये मोड का साइन परसेंटेज का, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड वी एन फैक्टोरियल, ये असाइनमेंट का साइन होता है, लेस देन इक्वल टू प्लस इक्वल टू, तो ये सारे के सारे साइंस आप ओवरलोड कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका पेपर के लिहाज से। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो साइन जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देखें ये वो साइंस हैं जिसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते, ये याद कर लो, बाकी सारे के सारे साइंस आप ओवरलोड कर सकते हो। देखो इसमें डॉट का साइन है, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये 2-3 एमसीक्यूज हमेशा आते हैं। डॉट के साइन को आप ओवरलोड नहीं कर सकते, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं। इसी तरह डॉट स्टैटिक, इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। ये जो साइन है ना मैथ्स के लिए हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन या प्रोपोर्शनल का साइन कहते हैं, बट C++ के अंदर इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहा जाता है। इसका नाम भी याद रखना, पेपर में ही आ जाता होता है। फिर क्वेश्चन इक्वल, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, इसका कोई नाम नहीं होता, बट दिस कैन नॉट बी ओवरलोडेड। हैशटैग एंड हैशटैग ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ लिखा जाता है, तो यू कैन नॉट ओवरलोडेड दिस टाइप ऑफ साइन। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जनाब, इसको आप लोगों ने याद रखना है। इस तरह के साइंस को आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। अगर हम दोबारा आए तो देखो क्या कहता है, C2 प्लस C1 इज इक्विवेलेंट टू, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये किसके बराबर है? तो C2 ऑपरेटर प्लस C1 इसके बराबर है। अब यहां पे ना 2 बातें आप लोगों ने ख्याल रखनी है कि ऑपरेटर क्या होते हैं, दूसरा ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो देखो ऑपरेंड हम कहते हैं C2 को, ये जो C2 C1 है ना, ये आपके पास क्या है, ये ऑपरेंड्स हैं। और ये जो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, ये डिवीजन है, इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। तो ये आपके पास ऑपरेटर कहलाता है। अब यहां पे देखो, अगर पहला वाला ऑप्शन देखो तो पहले क्या कर रहा है, C2 को ऐड कर रहा है C1 में। देखो पहले तो वो C1 कह रहा है, ये गलत हो गया। फिर वो C1 को C1 में ही ऐड करवा रहा है, फिर गलत हो गया। अब देखो C2 को C1 में ऐड कर रहा है, यही काम कर रहा है ना वो, C2 प्लस C1, तो ये वाला राइट है। इस तरह C2 में C2 को ऐड करा तो ये भी नहीं हो सकता, तो दिस वन इज द राइट वन ऑप्शन। उसके आगे व्हाट इंश्योर दैट द करेक्ट फंक्शन इज कॉल्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट, आपने ये बताना है ऐसा दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फंक्शन या ऑप्शन करेक्ट है जो कि आपके ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है। ये जो कॉल्ड है ना, ये वो वाला कॉल्ड नहीं है कि दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी कहलाता है जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब होता है बुलाना। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स हम लोग उन बंदों को कहते हैं या उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स या बिहेवियर होता है। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, अब मेरे एट्रीब्यूट्स क्या है, मेरा नाम, फादर नेम, सैलरी, एड्रेस, होम एड्रेस, तो ये सारे का सारा एट्रीब्यूट्स के अंदर आता है। लेकिन अगर बिहेवियर की बात करूं तो खाना पीना वो हर बंदा करता है, तो वॉकिंग, ईटिंग, ये सारा, ड्रिंकिंग, ठीक है, राइटिंग, रीडिंग, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके किसके अंदर आ जाते हैं, सिंपल आपके बिहेवियर के अंदर आ जाते हैं।
वो ये कहता है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा तब कब जब आप अपने एक्सप्रेशंस को फंक्शन कॉल के अंदर मेक कर रहे होंगे, तो वो वर्चुअल फंक्शंस होते हैं। देखो वर्चुअल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, आप इनको किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं, लाइक द वर्चुअल यूनिवर्सिटी। आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, नो डाउट, आप लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, कराची से हैं, XYZ। आप अगर पूरी दुनिया में से अमेरिका से बैठ के भी अगर क्लास को या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप वर्चुअली पढ़ रहे हो। तो वर्चुअल फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को इंश्योरली कॉल कर सकते हैं जब आप किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो सिंपल दिस वन यानी वर्चुअल फंक्शन इज द राइट वन। फिर उसके आगे इन एबनॉर्मल टर्मिनेशन, ये भी आपके लास्ट वाले लेक्चर है। देखो अब लास्ट वाले लेक्चर मैंने आपको पहले भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तकरीबन 40 या 38 से लेके 45 लेक्चर्स हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। पेपर के अंदर यहाँ से बहुत कुछ आपसे पूछा जा रहा होता है। तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन में ओवर प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड, आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट होगा कैसे? एबनॉर्मली तरीके से, क्योंकि एबनॉर्मल टर्मिनेशन है ना, ये सिंपल सी लाइन है, तो ये एबनॉर्मली ही इसका राइट ऑप्शन बनेगा। उसके आगे देखो एक सिंपल सा आपको उसने जो है वो वेक्टर के लिए एक अनइनिशियलाइज प्रोग्राम बना के दिया हुआ है। क्या कर रहा है? वेक्टर इंट EVEC या कोई एक वेरिएबल का नेम होगा, आफ्टर एडिंग द एलिमेंट, वो किसी एलिमेंट को ऐड कर रहा है। हमने कल वाले लेक्चर के अंदर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने कल ये देखा था कि हम लोगों ने पुश यानी कि हमने पूरे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को समझा था। तो देखो ये वही है। पुश के अंदर क्या होता है? पुश का मतलब ये होता है कि अगर मुझे वैल्यूज को इंसर्ट करना है बाय यूजिंग अ स्टैक, याद रहे स्टैक एक लीफो करेक्टर है, यानी लीफो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के साथ काम करता है। तो हमने कहा पुश कर दो यानी पुश बैक 21, व्हाट विल हैपन? कहता है इस सारे के सारे कोड को देख के आप अंडरस्टैंड करो क्या होगा। तो देखो इट विल ऐड एन एलिमेंट, ये बात तो ठीक है कि वो एलिमेंट को ऐड करेगा, बट कब? एट द एंड, यानी कि बैक। क्यों बैक से ऐड करेगा? देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उसने बैक लिखा हुआ है, ये आपको सिर्फ उसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। लेट्स गो टू द वर्ड स्क्रीन ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये वो क्यों ऐड करेगा एंड से। तो देखें हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप फर्ज करो मेरे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, मैं कह देता हूँ बुक 2 ये है और बुक 1 ये है। बुक 2 को उठा के इसके अंदर ऐड कर दो, ले जी मैंने बुक 2 को उठा के ऐड कर दिया। फिर इस बुक 1 को उठा के ऐड कर दो, मैंने यहाँ पे बुक 1 को उठा के भी ऐड कर दिया। अब देखो लास्ट के अंदर कौन सी चीज गई, यानी लास्ट इन, कहां से लास्ट या कौन सा एलिमेंट आप कह सकते हैं कि लास्ट में गया? देखो कौन सी किताब आखिर में आपने डाली है? बुक 1 डाली है ना। अब लास्ट इन का मतलब कि मैंने जिसको आखिर में इंसर्ट किया, फर्स्ट आउट। अब मैं आपसे कहता हूं अच्छा मुझे बुक 2 निकाल के दें, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? बुक 1 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट आउट, जो आखिर में जो चीज अंदर इंसर्ट हुई है या किसी भी एक स्टैक मेमोरी में या किसी भी जार में गई है, वो क्या करे? सबसे पहले उसको बाहर निकालो। तो ये स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर जो आगे जाके इंशाल्लाह मजीद डिस्कस करेंगे CS301 किताब के अंदर। बट एट दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैक बेसिकली कंसिस्टेंट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी को सिर्फ आपको यहाँ पे जरा कंफ्यूज कर रहा है कि वो एट द बैक ऑफ द एवेल्युएशन या ई वेक्टर से इनिशियलाइज करेगा आपकी वैल्यू को। देखो यहाँ पे स्टार्ट से नहीं होगा, सेंटर से भी नहीं होगा, इसीलिए ये दो ऑप्शन गलत हैं। दिस वन इज द राइट ऑप्शन कि वो हमेशा एट द एंड ही कर रहा होगा। फिर स्टैटिक फंक्शन, ये सिंपल सी लाइन है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है। स्टैटिक फंक्शन जो होता है ना, ये आपका कैन बी कॉल्ड यूजिंग द नेम क्लास फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। सिंपल स्टैटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको आप कॉल करते हैं बाय यूजिंग द क्लास नेम और आप फंक्शन नेम के साथ उसको फॉलो करवा सकते हैं बस। फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहां पे आपके टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। कुछ इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर है जो कि हम नहीं बनाते, हमसे प्रोग्रामर नहीं बनाता, वो कंपाइलर खुद से जनरेट करता है। अगर एक कंपाइलर यानी अगर कंपाइलर खुद से आपका प्रोग्राम जनरेट कर रहा है, उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इधर नो पैरामीटर्स, यानी ये इसने खुद ही बता दिया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना कोई पैरामीटर लेता है ना उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती है। इन शॉर्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज नो पैरामीटर्स। ये वाली लाइन बस याद रखना, पेपर में ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता होता है। तो सिंपल ये वाला है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना कोई इसका पैरामीटर होता है ना कोई इसकी वैल्यू होती है डिफॉल्ट से। उसके आगे जनाब एडवांटेजेस क्या है जी इनहेरिटेंस के? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इनहेरिटेंस का फायदा आपको क्या मिलता है? कोड
रीयूजेबिलिटी, अगर आपने अपने कोड को रीयूज करना है ना तो आप इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। क्या कहता है, प्रोवाइड क्लास ग्रोथ थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, फैसिलिटेटिंग लाइब्रेरीज, अवॉइड द रीराइटिंग द कोड, अवॉइड रीराइटिंग, और प्रोवाइड अ यूजफुल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ओके, लेट्स एवेल्यूएट। देखें, ये वाला ऑप्शन गलत है, इसमें जो राइट ऑप्शन है ना वो ये वाला है, अवॉइड द रीराइट कोड। हम रीराइट कोड से अवॉइड करते हैं, यही इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कोड को रीयूज करना। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है इसने, दिस वन राइट वन। फिर ईच ट्राई ब्लॉक कैन हैव व्हाट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये अभी मैंने आपको शायद पहला क्वेश्चन ये करवाया था, ईच ट्राई ब्लॉक कैन हैव एज मच एज मैनी, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट वन है। ठीक है, उसके आगे जनाब अज्यूम करें कि आपके पास एक क्लास है और उस क्लास का नाम है DERV, ड्राइव या डर्व क्लास, दैट इज प्राइवेटली ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्लास। अब देखो दोबारा समझो, आपके पास एक क्लास है ड्राइव्ड, जिसको आपने, यानी DER की कोई भी क्लास है, ये नाम बता रहा है उसका, उसको कहता है आपने ड्राइव, ये प्राइवेटली आपने जो है ना बेस क्लास के साथ इनहेरिट किया हुआ है। एज ऑब्जेक्ट क्लास DERV यानी डर्व लोकेटेड इन मेन कैन एक्सेस। अब यहां पे देखो, आपने करना क्या है, आपने ये कहा कि मैंने एक प्राइवेट क्लास को इनहेरिट किया है, किसके साथ, बेस क्लास के साथ। इसका मतलब है कि बेस क्लास जो कि पब्लिक में पड़ी हुई, तो वो सारे का सारा डेटा एक्सेस कर सकती है बाय यूजिंग अ फ्रेंड फंक्शन। तो पब्लिक मेंबर के अंदर जो है उसका डेटा पड़ा हुआ होगा, पब्लिक ही होगा, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड फॉर्म में वो नहीं जा सकता। फिर अ क्लास टेम्पलेट, जो क्लास टेम्पलेट्स हैं, देखो टेम्पलेट्स में या इनहेरिटेंस में सारी ऊप का एक मेजर निचोड़ ये है कि हमने अपने कोड को रीयूज करना है। टेम्पलेट्स के अंदर हम अपने बार बार कोड को रीयूज करते हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज उसका ये है कि हमारा जो कोड है वो बड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये क्या करता है, फैसिलिटी देता है कि आप अपने कोड की क्लासेस को या क्लासेस को रीयूज कर सकते हैं। तो ये वाला सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपके आर्गुमेंट्स को पास्ड बाय वैल्यू के साथ इन्वोक करता है। सिंपल लाइन है जो कि हैंडआउट से उठ के आई हुई है जनाब। द नेक्स्ट वन, सपोज वी हैव टू ड्राइव क्लासेस, हमारे पास दो ड्राइव क्लासेस हैं। ड्राइव क्लास का मतलब जो आपकी चाइल्ड क्लास है। फ्रॉम अ सिंगल क्लास कैन वी राइट अ मेथड विद सम नेम इन बोथ दीज ड्राइव क्लास, चूज द बेस्ट ऑप्शन। आपको ये कहता है कि आपके पास दो ड्राइव क्लासेस हैं और आप उनके लिए अगर कोई मेथड लिखना चाहते हैं सेम नेम के साथ, तो क्या आप लिख सकते हैं, दिए गए ऑप्शन में से बताएं। एक तो आंसर है क्या, नो, हम उस पर नहीं लिख सकते। एक आंसर है ओनली इफ टू क्लासेस हैव द सेम नेम, देखो नेम तो उसने क्या दिया, सेम है। फिर उसके आगे ओनली इफ द मेन प्रोग्राम डज नॉट डिक्लेयर बोथ काइंड्स, काइंड्स का कोई जिक्र नहीं है, यस, तो यही वाला होगा ओनली इफ द सेम नेम, क्योंकि उसने क्या दिया ना कि सिंगल क्लास है, यानी वी हैव टू ड्राइव क्लास फ्रॉम अ सिंगल क्लास, सिंगल क्लास है और वो ड्राइव क्लास के साथ इनहेरिट हो रही है, यही होगा चूंकि वो दोनों क्लासेस सेम नेम की होंगी। फिर व्हाट इज अ क्लास, बड़ा कॉन्सेप्ट आसान है। क्लास क्या है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। क्लास एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है बस। यहां पे देखो, क्लास इज अ सेक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, क्या कंप्यूटर मेमोरी के सेक्शन की अंदर क्लास आती है, आंसर इज नो। क्या रैम जो है, रैम के अंदर आप कहते हैं कि ये रैम की क्लास है, नहीं कहते ना। फिर क्लास इज अ सेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क, सेक्शन तो वो है ही नहीं किसी पार्ट का। क्लास इज अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स द वेरिएबल, ये आपका कुछ हद तक एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो ये समझ आ रहा है कि क्लास क्या है, एक पार्ट है ऑब्जेक्ट का डेट कंटेन्स द वेरिएबल, जो वेरिएबल्स को कंटेन करता है। बट यहां पे ये बात बताना बहुत जरूरी है कि देखो क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करते हैं, क्लास इटसेल्फ एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसमें से वेरिएबल्स को इनहेरिट करवाया जा रहा होता है या वेरिएबल्स की वैल्यूज को गेट करवाया जा रहा होता है। अब दूसरा देखो, क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन एज अ काइंड ऑफ अ ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लास एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपके ऑब्जेक्ट्स की काइंड्स हैं, जैसे बेस क्लास उसके एट्रीब्यूट्स, उसका बिहेवियर, ड्राइव क्लास कोई भी एट्रीब्यूट बिहेवियर। सो दिस वन इज द राइट वन ऑप्शन। फिर उसके आगे आपको कहता है कि अ वर्चुअल मेंबर फंक्शन डिंग in base and drive class and pointers p to the base class object contain the address of drive class object। अब यहां पे क्या कर रहा है, इस डिंग से आई थिंक ये पिंग अ पोंग वाला कॉन्सेप्ट है आपका, जो कि आई थिंक लेक्चर कोई 27 to 28 या 23 में था,
ये वही है, सिर्फ एक वर्ड को आपने चेंज करना है, तो इसके लिए आप ड्राइव क्लास का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पेरेंट क्लास के अंदर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेरेंट क्लास के अंदर आपका सारा का सारा डेटा पड़ा होता है। अगर आप कुछ भी पेरेंट क्लास में चेंज करते हैं तो हर ड्राइव क्लास के अंदर वो डेटा इंपैक्ट पड़ता है, तो आप ड्राइव क्लास के अंदर जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे होगे। फिर जनाब व्हाट अ ड्राइव क्लास कैन ऐड, ड्राइव क्लास में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं? न्यू डेटा मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, न्यू मेंबर फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, न्यू कंस्ट्रक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो देखो ड्राइव क्लास में आप सारा कुछ ऐड कर सकते हो, न्यू डेटा मेंबर्स भी, मेंबर फंक्शन भी, कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर्स भी। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में हम ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट या ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। द नेक्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम इंटरफेस प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द, आपने बताना है कि अगर हम जो है वो इंटरफेस को सेपरेट कर रहे हैं तो ये किसकी फैसिलिटी दे रहा है? ये आपके ऑब्जेक्ट से आप मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली एक्सेस करने से। ऑब्जेक्ट्स में 12 दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो चीज जो इस दुनिया में फिजिकली एग्जिस्ट करती है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स में उसका नाम, उसका पता और उसका बिहेवियर, कि वो क्या काम करता है। बिहेवियर मतलब उसका फंक्शन। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूं तो मेरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारे का सारा क्या है? ये एट्रीब्यूट्स का पार्ट है। बिहेवियर क्या है? खाना पीना, चलना उठना, बैठना, बोलना, ये सारा का सारा आपके बिहेवियर के अंदर आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट ही इसका राइट ऑप्शन है। उसके आगे अ नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड, जो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसे आप कॉल करेंगे आफ्टर व्हाट एन ऑब्जेक्ट, आफ्टर इनिशिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। देखो इनिशिएट जब तक आप ऑब्जेक्ट को नहीं करोगे तब तक आप नॉन स्टैटिक मेंबर या दूसरे मेंबर फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशिएट इज द राइट वन ऑप्शन। फिर what will be the value of data and data to respectively if the function below is the 4 items। अच्छा ये मजे का क्वेश्चन होगा आप लोगों को समझाने वाला। क्या कहता है आपको? void फंक्शन, आपने एक फंक्शन बनाया, अब कहता है स्टैटिक। स्टैटिक आपका एक कीवर्ड है। स्टैटिक में इंट डेट, इंट डेटा, डेटा को उसने इनिशियलाइज किया 4 के साथ, और ये जो डेटा ये आपका वेरिएबल है। हमने कह दिया 4, अब हो क्या रहा है? इंट डेटा 2। देखो डेटा 2 भी बराबर है 4 के। अब वो क्या कहना चाह रहा है आपको? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डेटा 2 रिस्पेक्टिवली, डेट एंड डेटा 2, डेटा एंड डेटा 2 रिस्पेक्टिवली, सॉरी डेट नहीं है, वेरिएबल डेटा और डेटा 2 है। इफ द फंक्शन बिलो इज कॉल्ड 4 टाइम्स, अगर आपका फंक्शन जो है वो 4 दफा कॉल होता है तो। अच्छा देखें इसका जो कॉन्सेप्ट बनता है ना, देखो 4 के साथ कहता है 4 टाइम, चलो 5 6 7 8, तो पहला तो 8 आ गया। दूसरा उसने डेटा 2 को डायरेक्टली 4 किया था, उससे एक स्टेप आगे चले जाओ, द नेक्स्ट वन इज 5। 5 8 तो हो ही नहीं सकता, 5 5 भी नहीं हो सकता। देखो 5 5 जो है, हाँ ये भी हो सकता है अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो 4 टाइम्स कहता है वो फंक्शन बिलो इज कॉल्ड, वो 4 दफा कॉल करेगा अपने आप को। तो जब वो 4 दफा कॉल करेगा तब वो 8 पर्सपेक्टिव, ये फर्स्ट वन ज्यादा इसमें वैलिड रहेगा। 7 नहीं आ सकता किसी तरीके से भी, क्योंकि 7 5 की फुलफिल नहीं कर रहा। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन एज सच अकॉर्डिंग टू माई ओन नॉलेज, बाकी सारे गलत है। द नेक्स्ट वन जनाब, when या which members are less somewhere between public and private, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन और मोस्ट रिपीटली कहता है which member are lies somewhere, somewhere का मतलब between public and private। तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है वो पब्लिक और प्राइवेट मेंबर्स के अंदर होते हैं, तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स इज द राइट वन। फिर अब बेस क्लास मेंबर और मेथड दैट इज अल्टरनेटिवली डिफाइंड इन ड्राइव क्लास। देखो ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो मैंने आपका पहला क्वेश्चन दिया था उसी से अमूमन लेके आ रहा है कि बेस क्लास का मेथड जिसमें हम अल्टरनेटिवली डिफाइन कर रहे हैं ड्राइव क्लास में, वो क्या कहलाती है? ओवरराइडिंग कहलाती है। फिर ऑल द डैश मेंबर ऑफ बेस क्लास कैन बी एक्सेस फ्रॉम द ड्राइव क्लास। सिंपल है कि ऑल द डैश मेंबर ऑफ द बेस क्लास, आपने बेस क्लास के एक्सेस करवाने ड्राइव क्लास से। तो प्राइवेट तो किसी सूरत नहीं हो सकते, प्रोटेक्टेड भी नहीं होंगे, नॉन प्राइवेट होंगे जिसको हम पब्लिक भी कह देते हैं, तो नॉन प्राइवेट इज द राइट वन ऑप्शन। फिर द मैकेनिज्म ऑफ सेलेक्टिंग फंक्शन एट रन टाइम। देखो रन टाइम पे जो आपका मैकेनिज्म होता है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, उसे वर्चुअल बाइंडिंग कहा जाता है। ये सिंपल सी एक लॉजिक, ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो कि आपने सिर्फ याद करनी है। तो वर्चुअल बाइंडिंग इज द राइट वन। उसके आगे देखें तो अ नॉन वर्चुअल मेंबर फंक्शन इन बेस क्लास, जो नॉन वर्चुअल मेंबर फंक्शन है बेस क्लास में वो ओवरराइड होते हैं ड्राइव क्लास में। इफ द नॉन वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड थ्रू बेस क्लास पॉइंटेड थ्रू ड्राइव क्लास, देन द व्हाट वर्जन इज यूज्ड। अच्छा
अब देखो क्या हो रहा है, हो ये रहा है, कहता है कि नॉन वर्चुअल फंक्शन जो है ना वो क्या करता है, वो कॉल करता है, बुलाता है क्लास को, बेस क्लास को ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट के लिए। देन व्हाट वर्जन इज यूज, कौन सा वर्जन जो है वो यूज होगा, तो ड्राइव क्लास ही होगा। कैसे, पॉइंट इज कि देखो बेस क्लास से इनहेरिट किसको कर रहा है वो, कि बेस क्लास पॉइंटर यानी पॉइंट कर रही है किसको, ड्राइव क्लास को। ये तो ठीक है ना कि पेरेंट्स डील करते हैं अपने चाइल्ड के साथ। देन व्हाट वर्जन इज यूज, कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, कब, जब आप ओवरराइड कर रहे हो ड्राइव क्लास के साथ, तो ऑब्वियसली आपकी चाइल्ड क्लास यानी ड्राइव क्लास यूज हो जाएगी। सो ड्राइव क्लास इज द राइट वन। द सेकंड लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस क्लास इज व्हेन वी राइट अ क्लास टेम्पलेट, जब आप क्लास टेम्पलेट को राइट करते हैं तो ये आपका सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है ये वाला। जब भी आप राइट करेंगे ना तो उसका लिखने का तरीका ये होता है कि आप टेम्पलेट लिखेंगे और आपकी क्लास का नाम ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया जाएगा, जो भी क्लास है। अमूमन हम क्लास टी लिखते हैं ये वाला, तो यही इसका राइट ऑप्शन है। द नेक्स्ट वन, दैट इज द लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस वीडियो जनाब। द फॉलोइंग टेम्पलेट रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ व्हाट वैल्यू, आपने ये बताना है कि जो दिए गए टेम्पलेट्स है ना ये क्या आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देखो सबसे पहले टेम्पलेट टाइम, या आपने टेम्पलेट को डिक्लेयर किया, इनलाइन फंक्शन हमने लगाया, इनलाइन में हमने क्या दिया, कॉन्स्ट यानी कांस्टेंट कर दो, कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी। इफ ए इज लेस देन बी देन यूज बी एल्स ए। अच्छा ये आपका ना कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, देखो यहाँ पे ना उसने नीचे स्क्रॉल डाउन करना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने स्क्रॉल डाउन किया हुआ नहीं है। सो दिस इज नॉट द कंप्लीट प्रोग्राम। हम ऐसे देखें तो बी और वैल्यू को दे, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे देखना है। पेपर में देखो आपको ना इस ए की और बी की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। आप फर्ज कर लो, कि ए की वैल्यू जो है ना वो 2 है और बी की वैल्यू, देखो अगर ए की वैल्यू 2 होगी और बी की वैल्यू 3 होगी, उस हिसाब से आपको उसने कोई एक कंडीशन दी होगी। फर्ज कर लें जैसे यही कंडीशन है कि ए इज लेस देन बी और उसने कुछ सी आउट 1 2 3 कह दिया होगा, तो बस वो देखते हुए आपने इसके नंबर्स को फाइंड कर लेना है, ठीक है, सही है। उसके आगे देखें, द लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिपीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग। पेपर में ये 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जनाब, बस नाम लिखने हैं आपने और कुछ नहीं लिखना। देखो जेनेरिक एल्गोरिथम या जेनेरिक प्रोग्रामिंग का जो फायदा है ना वो रीयूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी है। यानी कि रीयूज करना कोड को बहुत आसान होता है जब हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। राइटेबिलिटी हमारी अच्छी हो जाती है, यानी एक दफा कोड को राइट किया और हर जगह यूज कर लिया। मेंटेन करना बड़ा आसान है, अगर मुझे नई चीजें ऐड करनी है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे चीज को ऐड करना पड़ेगा, वो अपने आप हर जगह पे चेंज हो जाएगा। बट ये जो एफिशिएंट मेमोरी यूसेज है ना ये इसका नुकसान, यानी ये इसका फायदा नहीं है, ये इसके अंदर नहीं आएगा, ये इररेलेवेंट बात है। सो दिस इज द राइट वन ऑप्शन। ओके जी, मुझे उम्मीद है कि मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगेन सुन लें, पेपर के अंदर आपने किसी चीज को स्किप करके नहीं आना। मोर इंपॉर्टेंटली ऊप के अंदर किताब को पढ़ के जाना। अगर टाइम नहीं है तो इसी कॉन्सेप्ट को मेरे याद कर लो या बार बार रिपीट करते रहो, देखते रहो, आपको कुछ हद तक समझ आ जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को जो है वो कवर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ तक अपनी इस क्लास को रखते हैं। अल्लाह हाफिज।